नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका केलो आईएएस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों 17 और 18 नवंबर से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण न्यूज़ थे जो कि हमारे एग्ज़ाम की दृष्टि से इम्पॉर्टेंट हैं, वैसे प्रश्नों के एमसीक्यूज़ को हम लेकर के आए हैं। इन प्रश्नों को सॉल्व करके आपकी करंट अफेयर्स की तैयारी के साथ साथ प्रीलिम्स में जो क्वेश्चन को जिस अप्रोच से सॉल्व करना है उसकी भी तैयारी एक साथ होगी, ठीक है। इसीलिए इन एमसीक्यू को सॉल्व करना हमारे लिए थोड़ा ज़रूरी हो जाता है। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। दोस्तों पहला प्रश्न है, पेट्रोलियम निर्यातक देशों के संगठन अर्थात ओपेक के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1, ओपेक एक स्थायी अंतर सरकारी संगठन है जिसका गठन वर्ष 1960 में बगदाद सम्मेलन में किया गया था। कथन 2, वर्ष 2019 तक ओपेक में भारत सहित कुल 13 सदस्य देश हैं। विकल्प 3, ओपेक प्लस में रूस सहित 11 अतिरिक्त सहयोगी प्रमुख तेल उत्पादक देश शामिल हैं। उपर्युक्त कथनों में से कितने कथन सही हैं? दोस्तों यहाँ पर आप वीडियो को पॉज करिए और एक बार प्रश्न को खुद के स्तर पर भी पढ़िए और सॉल्व करने का प्रयास करिए। उसके बाद हम लोग इसके आंसर को देखेंगे। चलिए अब देखते हैं इसका आंसर। देखिए दोस्तों, ओपेक एक अंतर सरकारी संगठन है, ये बिल्कुल सही बात है। इसका गठन 1960 में किया गया था, है ना। जिस सम्मेलन में किया गया था उसका नाम था बगदाद सम्मेलन। और उस समय जो देश बगदाद सम्मेलन में शामिल थे उसमें है ईरान, इराक, कुवैत, सऊदी अरब एवं वेनेजुएला, ठीक है। आप कोशिश करिएगा कि इन देशों के नाम आपको याद रहें, पर उससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण याद रखना ये है कि इसका गठन कब किया गया था, सम्मेलन कौन सा था और इसका मुख्यालय कहाँ पर है। कहाँ पर है दोस्तों? इसका मुख्यालय है वियना, ऑस्ट्रिया में, ठीक है। इसीलिए कथन 1 सही है हमारा। ओपेक की सदस्यता किसी भी ऐसे देश के लिए खुली है जो तेल का बड़ा निर्यातक है और जो संगठन के आदर्शों को साझा करता है, ठीक है। यहाँ पर देखेंगे दोस्तों, तो ओपेक की सदस्यता के लिए जो सबसे ज़रूरी चीज़ है वो ये है कि उस देश को तेल का एक बड़ा निर्यातक होना चाहिए, है ना। इसके बाद देखते हैं हम लोग कि किस किस प्रकार से देश इसमें शामिल हुए और फिर निकले। तो इक्वाडोर ने दिसंबर 1992 में अपनी सदस्यता निलंबित कर दी थी तथा अक्टूबर 2007 में फिर से ओपेक में शामिल होने का इसने फैसला लिया था। लेकिन क्या हुआ, 1 जनवरी 2020 को फिर ओपेक ने अपनी सदस्यता को वापस ले लिया, ठीक है। तो ये इक्वाडोर के साथ हुआ। इंडोनेशिया के साथ क्या हुआ देखिए, इंडोनेशिया ने 2009 में अपनी सदस्यता निलंबित कर दी और जनवरी 2016 में इसे पुनः सक्रिय कर दिया। लेकिन उसी साल यानी कि 2016 में ओपेक सम्मेलन की जो 171वीं बैठक थी उसमें क्या हुआ कि इंडोनेशिया ने फिर से अपना जो वो था सदस्यता था उसको निलंबित कर दिया। अब ऐसा क्यों है दोस्तों? क्योंकि हितों का टकराव होता है कई बार। ओपेक देश कहीं ना कहीं एक दबाव बनाते हैं तेल के प्राइजेस को इंक्रीज़ और डिक्रीज़ करने के लिए। और वैसे सिचुएशन में क्या होता है कि जो भी देश उसमें शामिल है वो भी अपनी अर्थव्यवस्था को देख करके चलता है। तो ऐसे में कई बार होता है कि सदस्य जुड़ते हुए रहते हैं और निकलते रहते हैं, ठीक है। इसके बाद आप देखेंगे तो गैबॉन भी शामिल हुआ था संगठन में और कतर भी हुआ था, ठीक है। तो इस तरीके से जो देश थे इसमें जुड़े और इससे निकले। लेकिन वर्तमान स्थिति क्या है दोस्तों? वर्तमान में कुल 13 सदस्य देश हैं, ठीक है। ये महत्वपूर्ण है, इसको इस संख्या को याद रखना है। और जो भारत है, भारत इसका सदस्य नहीं है, ये भी हमको पता होना चाहिए। रूस सहित अन्य 11 सहयोगी प्रमुख तेल उत्पादक देशों को शामिल करने के साथ समूह को ओपेक प्लस के रूप में जाना जाता है। इसका मतलब है कि ओपेक के अलावा जब हम लोग रशिया और 11 अदर कंट्रीज़ को आपस में जोड़ देते हैं तो ओपेक प्लस बनता है, ठीक है। यानी ये ओपेक से बड़ा है और उसका एक एक्सटेंशन जैसा है। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। उससे पहले आंसर को एक बार देख लेते हैं। यहाँ पर देखेंगे दोस्तों, पहला विकल्प सही हो जाता है हमारा, दूसरा भारत को इसका सदस्य बताया गया इसीलिए ये गलत है, और तीसरा जो ओपेक प्लस की बात की गई वो भी बिल्कुल सही है। सही विकल्प हमको बताने थे, विकल्प 1 और 3 सही है। तो कुल कितने विकल्प सही हैं? तो कुल 2 विकल्प सही है। चलिए चलते हैं आगे। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन संशोधन नियम 2022 से, ठीक है। यूपीएससी की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है ये प्रश्न।
पर्यावरण में लगातार नियम कानून से प्रश्न पूछे जाते रहे हैं। चलिए देखते हैं। पहला विकल्प है पैकेजिंग के लिए प्लास्टिक सामग्री के उपयोग को कम करने के लिए दिशा निर्देशों में कठोर प्लास्टिक पैकेजिंग सामग्री का पुनः उपयोग अनिवार्य किया गया है। विकल्प 2 है दिशा निर्देश अधिशेष विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व प्रमाण पत्रों की बिक्री और खरीदी पर रोक लगाते हैं। कितने विकल्प सही हैं इसमें से? यहाँ पर भी दोस्तों आप वीडियो को थोड़ा रोकिएगा और खुद के स्तर पर प्रश्नों को पढ़िए और इनको हल करने का प्रयास करिए। चलिए देखते हैं अब इसका आंसर। यहाँ पर देखेंगे दोस्तों तो पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, ठीक है, ये भी ध्यान में रखना है, ने प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन संशोधन नियम 2022 की घोषणा की, जिसने प्लास्टिक पैकेजिंग के लिए विस्तारित उत्पादक जिम्मेदारी पर निर्देशों को अधिसूचित किया। ठीक है, पॉइंट नंबर 2 देखते हैं। पैकेजिंग के लिए प्लास्टिक सामग्री के उपयोग को कम करने के लिए दिशा निर्देशों में कठोर प्लास्टिक पैकेजिंग सामग्री का पुनः उपयोग अनिवार्य किया गया है। ठीक है, अतः कथन 1 जो है वो सही हो जाएगा। EPR है ना, यानी कि विस्तारित उत्पादक जिम्मेदारी के तहत एकत्रित प्लास्टिक पैकेजिंग कचरे के पुनर्चक्रण को प्रवर्तनीय विधि के साथ साथ पुनर्नवीनीकरण प्लास्टिक सामग्री के उपयोग से प्लास्टिक की खपत में कमी आएगी और प्लास्टिक पैकेजिंग कचरे के पुनर्चक्रण में मदद मिलेगी। इसका मतलब दोस्तों सिंपल सा ये है कि जब जो भी उत्पादक, मान लीजिए कि लेस की कंपनी है, ठीक है, और लेस की कंपनी पता है आपको क्या बनाती है, चिप्स बनाती है और भी बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं उनके, तो इनका जो पैकेजिंग होता है वो प्लास्टिक के पन्नियों में ही होता है, ठीक है, प्लास्टिक में होता है। तो अब क्या है कि जो उत्पादक हैं उसकी जिम्मेदारी है कि वो उन पैकेजिंग जो कचरा है उसको उन लोग कलेक्ट करेंगे और फिर से उसको उसी प्लास्टिक को रिसाइकल करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे ये चीज़ ध्यान रखनी ज़रूरी है कि विस्तारित उत्पादक जिम्मेदारी किस चीज़ से संबंधित है, तो ये प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन से संबंधित है ना, और ये किस तरीके से काम करेगा वो भी आप समझ गए होंगे। ये दिशा निर्देश अधिशेष विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व प्रमाण पत्रों की बिक्री एवं खरीद की अनुमति देता है, अतः कथन 2 जो है वो सही नहीं था। ठीक है, इसमें प्लास्टिक कचरा प्रबंधन हेतु एक बाजार तंत्र विकसित होगा, ये भी ध्यान में रखना है। ठीक है, अब देखेंगे अगर आप उत्तर को, तो यहाँ पर रोक लगा दी गई है जबकि ऐसा नहीं है, इसके लिए अनुमति मिली है, तो ये गलत होगा और पहला वाला सही होगा जिसमें कठोर प्लास्टिक का पुनः उपयोग यानी उसको रिसाइकल करने का परमिशन मिला है, इसलिए कथन 1 जो है वो सही है। श्रेयस योजना के बारे में है दोस्तों प्रश्न। यूपीएससी में आपको पता है स्कीम से क्वेश्चंस आते हैं, तो आइडिया होना चाहिए कि कौन सी स्कीम किस चीज़ के बारे में है। यह योजना शिक्षा मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित की जाती है। यह योजना ओबीसी और ईबीसी के लिए विदेशों में अध्ययन हेतु शैक्षणिक ऋण पर ब्याज अनुदान प्रदान करती है। यह योजना उन्नत अध्ययन और अनुसंधान के लिए सालाना 1000 जूनियर रिसर्च फेलोशिप प्रदान करती है। सही उत्तर बताना है। चलिए देखते हैं इसके आंसर को। इससे पहले आप खुद भी एक बार प्रश्न को पढ़िएगा और सॉल्व करने का प्रयास करिएगा। चलिए देखते हैं इसका आंसर। देखिए दोस्तों, श्रेयस योजना जो है वो सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की है, पहला पॉइंट तो ये। दूसरा आप देखेंगे तो ये ओबीसी और आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग यानी कि ईबीसी दोनों को विदेश में अध्ययन हेतु शैक्षणिक ऋण पर ब्याज अनुदान की डॉक्टर अंबेडकर केंद्रीय योजना है। ठीक है, इसलिए जो है ये सही हो जाता है। तीसरा जो फेलोशिप के बारे में बात की गई है दोस्तों, तो बिल्कुल सही है, 1000 रुपये की फेलोशिप इसमें मिलेगी। ठीक, 1000 रुपये की नहीं, जो 1000 जूनियर रिसर्च फेलोशिप है उनको मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखेंगे विकल्प 3 सही हो जाता है। ठीक है, विकल्प 2 भी सही था, सिर्फ जो मंत्रालय की बात की गई थी, मंत्रालय जो यहाँ पे है वो गलत है, और 2 विकल्प सही है, यानी कि विकल्प 2 और 3 हमारा उत्तर हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला। ये दोस्तों साइंस एंड टेक्नोलॉजी से क्वेश्चन है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखते हैं इसको। टी सेल एक्यूट लिम्फोब्लास्टिक ल्यूकेमिया के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यानी कि इसको टॉल या टी ऑल भी बोल सकते हैं। तो जो टी ऑल है
अस्थि मज्जा में स्टेम कोशिकाओं और एक विशेष प्रकार की सफ़ेद रक्त कोशिका के उत्पादन को प्रभावित करता है, जिसे टी कोशिकाएं भी कहा जाता है। टीऑल बच्चों और वयस्कों दोनों में पाया जाता है, लेकिन उम्र के साथ इसमें वृद्धि होने लगती है। विकल्प 3, इसकी विशेषता लिम्फोब्लास्ट नामक अपरिपक्व श्वेत रक्त कणिकाओं की तीव्र और अनियंत्रित वृद्धि है। कितने सही हैं ये बताना है हमको, ठीक है। चलिए तो देखते हैं इसका डिटेल्ड आंसर क्या है। यहाँ पे देखेंगे दोस्तों, तो जो टीऑल के बारे में बात की गई है, ये अस्थि मज्जा और स्टेम सेल को प्रभावित करता है, ठीक है, जो एक विशेष प्रकार की WBC का उत्पादन करती है, जिन्हें टी लिम्फोसाइट्स भी कहते हैं। तो दोस्तों, जब आप WBC के बारे में पढ़ेंगे, आप जब ब्लड पढ़ेंगे तो आप उसमें पढ़ेंगे RBC, फिर WBC, फिर प्लेट्स, ठीक है। तो फिर आप जब WBC के डिटेल में जाते हैं तो वहाँ पर आपको लिम्फोसाइट्स, मोनोसाइट्स, ठीक है, इस तरीके के अलग अलग उसके वेरिएंट्स दिखते हैं। तो उसी में से एक वेरिएंट है टी लिम्फोसाइट्स, ठीक है। इसलिए कथन 1 जो है वो बिल्कुल सही है। आप यहाँ पे देखेंगे तो टीऑल जो है एक प्रकार का रक्त कैंसर है, ठीक है, यानी ब्लड कैंसर है। ये बच्चों और वयस्कों दोनों में पाया जाता है, लेकिन उम्र जैसे जैसे बढ़ता है इसमें कमी आती है, ठीक है। तो विकल्प 2 गलत हो जाएगा, क्योंकि इसमें बोला गया था कि जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी वैसे वैसे इसकी वृद्धि भी होगी, पर ऐसा नहीं होता है। इसकी विशेषता लिम्फोब्लास्टिक नामक अपरिपक्व श्वेत रक्त कोशिकाओं की तीव्र और अनियंत्रित वृद्धि है। अतः कथन 3 जो है वो सही है। दोस्तों, ये जो प्रश्न है, पहले इसको उत्तर को देखते हैं, फिर मैं इसके महत्व के बारे में आपसे बात करता हूँ। देखिए, पहला तो बिल्कुल सही हो गया था। दूसरे यहाँ पे जो वृद्धि है, ये वृद्धि ना होकर ये कमी होगा, इसीलिए गलत है। और तीसरा भी सही है, इसीलिए आंसर होगा केवल 2 पेयर्स इसमें सही हैं। पर अब देखेंगे दोस्तों, ये क्वेश्चन साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है, खास करके ये जो है ये बायो वाले पार्ट से है, और उसमें भी जो ब्लड वाला पार्ट है, जो कि सीधा सीधा मेडिसिन से, मेडिकल से जुड़ता है, इसीलिए यूपीएससी के लिए बहुत इंटरेस्टिंग हो जाता है। और यूपीएससी इस तरीके के प्रश्न पूछ चुकी है, और बिल्कुल संभावना है कि आने वाले समय में भी हमको इस तरीके के प्रश्न जो हैं वो देखने के लिए मिलते रहेंगे। तो इसको आप थोड़ा विशेष रूप से ध्यान में रखेंगे, ठीक है। चलते हैं आगे, देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न दोस्तों इकोनॉमी से है, थोक मूल्य सूचकांक के बारे में। आपने WPI, CPI, PPI इस तरीके के जो है चीज़ों को पढ़ा होगा मुद्रास्फीति से संबंधित, जब भी आपने तैयारी की होगी चैप्टर की तब। अगर आपने नहीं पढ़ा है तो हमारे चैनल पे मुद्रास्फीति का एक सेपरेट वीडियो है, जो इकोनॉमी की क्लास की सीरीज़ है, उसमें आप इसको और डिटेल से देख सकते हैं। चलिए सॉल्व करते हैं इसको। तो देखिए दोस्तों, WPI सेवाओं के साथ साथ वस्तुओं की कीमतों में बदलाव को भी दर्शाता है, ठीक है। विकल्प 2 है, WPI को वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के अधीन आर्थिक सलाहकार के कार्यालय द्वारा प्रकाशित किया जाता है। WPI का आधार वर्ष 2011-12 है। सही उत्तर बताना है। यहाँ पे देखेंगे दोस्तों, क्योंकि ये थोक मूल्य सूचकांक है और सेवाएं जो होती है वो थोक में नहीं मिलती है, इसीलिए WPI में सेवाओं को शामिल भी नहीं किया जाता है, इसीलिए विकल्प 1 जो है वो गलत है। दूसरा जो है दोस्तों कि ये वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के अधीन आर्थिक सलाहकार के कार्यालय यानी ऑफिस ऑफ इकोनॉमिक एडवाइज़र के द्वारा प्रकाशित किया जाता है, बिल्कुल सही है। और जो आधार वर्ष की बात की गई है वो भी बिल्कुल यहाँ पर सही है, इसीलिए इसका आंसर जो होगा दोस्तों हो जाएगा B, 2 और 3। यहाँ पर भी आप देखेंगे दोस्तों, यहाँ पे भी डिटेल है इसका कि CPI जो होता है उसमें वस्तु और सेवा दोनों को शामिल किया जाता है, पर WPI में ऐसा नहीं है। और यहाँ पे आप देखेंगे कथन 2 बिल्कुल सही है, आर्थिक सलाहकार का कार्यालय जारी करता है, और आधार वर्ष भी बिल्कुल सही है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न दोस्तों इन्वायरमेंट के सेक्शन से है, महत्वपूर्ण इस दृष्टि से है कि जो बायोडाइवर्सिटी वाला पार्ट है, खास करके जिसमें अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं का जिक्र आ जाता है, उस तरीके का जो प्रश्न है वो महत्वपूर्ण हो जाता है। यह है साइट्स के बारे में, यानी कि वन्य जीवों और वनस्पतियों की लुप्त प्राय प्रजातियों के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर कन्वेंशन। तो पहला विकल्प है कि साइट्स राष्ट्रों के बीच एक वैश्विक समझौता है जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के माध्यम से वन्य जीवों और वनस्पतियों के खतरे को रोककर प्रजातियों की सुरक्षा के लिए बनाया गया है।
साइट्स की उत्पत्ति वर्ष 1963 में IUCN बैठक के एक प्रस्ताव से हुई। विकल्प 3 है, साइट संरक्षण समझौते के बीच सबसे अधिक सदस्यता का दावा करता है, जिसमें वर्तमान में 184 पार्टियां शामिल हैं। ठीक है, उपरोक्त में से कितने कथन सही हैं? अगर दोस्तों आपने तैयारी की है UPSC के, कुछ महीने भी आपने इन्वायरमेंट का सेक्शन पढ़ा है, तो आपने साइट्स के बारे में पढ़ा होगा। अपने स्तर पर आप इस प्रश्न को सॉल्व करने का प्रयास करिए। इसके बाद हम लोग इसका जो उत्तर है उसको देखते हैं। ठीक है, बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों, बहुत महत्वपूर्ण है, इसको ध्यान में रखना है हमको। चलिए देखते हैं। तो देखेंगे साइट्स अंतर्राष्ट्रीय समझौता है, विकल्प 1 सही था यहाँ पर, है ना। 1963 में IUCN के सदस्यों की एक बैठक में अपनाए गए एक प्रस्ताव के परिणाम स्वरूप इसको तैयार किया गया था। ठीक है, तो कथन 2 भी जो था वो सही हो जाता है। उसके बाद दोस्तों हम लोग देखेंगे कथन 3 के बारे में। तो बिल्कुल इसमें 184 पार्टियां हैं, इसीलिए कथन 3 भी सही है। लेकिन केवल इतना डिटेल क्या दोस्तों काफ़ी है? इतना डिटेल काफ़ी नहीं है, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण संस्था है। इसके बारे में आपको ये भी पता होना चाहिए कि इसकी अलग अलग अनुसूचियाँ हैं। ठीक है, ये अनुसूची 1, अनुसूची 2, जिसको अपेंडिक्स 1, 2, 3, 4 ऐसा करके है। और अपेंडिक्स 1 में अगर कोई जानवर या कोई पौधा है तो उसके लिए उसको अगर एक देश से दूसरे देश में भेजना, इंपोर्ट एक्सपोर्ट करना है, तो उसका क्या रूल होगा, क्या नहीं होगा, इस तरीके की इन्फॉर्मेशन भी इम्पॉर्टेंट है। तो या तो आप गूगल भी कर सकते हैं, अदरवाइज़ हमारी करंट अफेयर्स की क्लासेस चल रही हैं, जिसमें हम लोग स्टैटिक के साथ इन चीज़ों को क्लिक करके बताते हैं पूरे डिटेल में, तो आप वहाँ से भी कर सकते हैं। पर महत्वपूर्ण ये है कि इसको आप और अच्छे से करके जाएंगे, चाहे जहाँ से भी करिए। जनजातीय गौरव दिवस के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वर्ष 2021 में भारत सरकार ने आदिवासी स्वतंत्रता सेनानियों की वीरता को याद करते हुए आधिकारिक तौर पर 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस के रूप में घोषित किया। यह तिथि रानी गैडिनलियो की जयंती है, जिसकी देश भर में आदिवासी समुदाय भगवान के रूप में उपासना करते हैं। इसमें सही विकल्प बताना है। चलिए देखते हैं इसका आंसर। तो बिल्कुल सही है दोस्तों, 15 नवंबर का जो डेट है वो तो बिल्कुल सही है, पर यहाँ जो रानी गैडिनलियो की बात की गई थी, उनके स्थान पर ये बिरसा मुंडा की जयंती से संबंधित है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। और क्योंकि दोस्तों यहाँ पर रानी गैडिनलियो की भी बात की गई है, तो उनके बारे में भी यहाँ पे आप डिटेल से पढ़ सकते हैं, साथ ही साथ बिरसा मुंडा जी के बारे में आप डिटेल से पढ़ सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे आप वीडियो को पॉज करिए और इस स्लाइड को एक बार पढ़िएगा। चलिए चलते हैं दोस्तों अब हम लोग अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न दोस्तों, भूकंप झुंड ज्वालामुखी गतिविधि का संकेत कैसे है? ठीक है, तो ये क्वेश्चन दोस्तों थोड़ा सा स्टैटिक वाला है, लेकिन यूनिक है, क्योंकि इस तरीके के क्वेश्चन आपको थोड़े कम ही देखने मिलते हैं। देखते हैं विकल्प कि है क्या बेसिकली। तो भूकंप झुंड ज्वालामुखी गतिविधि से असंबंधित टेक्टोनिक प्लेट की गति के कारण उत्पन्न होता है। दूसरा है कि गुरुत्वाकर्षण प्रभाव के कारण मैग्मा की उछाल से भूकंपीय झुंड उत्पन्न होते हैं। तीसरा है ज्वालामुखी विस्फोटों से निकलने वाले तीव्र गर्मी आसपास के क्षेत्रों में भूकंप झुंडों को ट्रिगर करती है। और चौथा है पृथ्वी की सतह के पास मैग्मा की गति भूकंप झुंडों को प्रेरित कर सकती है, जो संभावित ज्वालामुखीय गतिविधि का संकेत देती है। ठीक है, तो अब देखते हैं। इसका सिंपल सा मतलब ये है दोस्तों कि अगर बार बार भूकंप आ रहा है या छोटे छोटे भूकंप आ रहे हैं, तो क्या ज्वालामुखी विस्फोट हो सकता है, उसके कुछ संकेत हमको मिल सकते हैं क्या इससे, ये पूछ रहा है। ठीक है, तो आप देखेंगे भूकंप झुंड ज़्यादातर छोटे भूकंपों के अनुक्रम होते हैं, जिनमें कोई पहचान योग्य मुख्य झटका नहीं होता। वे विभिन्न कारणों जैसे कि प्लेट टेक्टोनिक की गति, द्रव्य इंजेक्शन, निष्कर्षण या मैग्मा की गति के कारण हो सकते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब सिंपल सा दोस्तों ये है कि इन गतिविधि में से कोई भी गतिविधि हो रही है तो भूकंप के झटके महसूस होंगे। और ऐसे सिचुएशन में क्या होता है कि मैग्मा भी पृथ्वी की जो भूपट्टी है उसको तोड़ते हुए बाहर आने का जो उसका संभावना होता है वो भी बना रहता है। इसीलिए उस हिसाब से विकल्प डी जो होगा वो ज़्यादा सटीक मालूम पड़ता है। यहाँ पे आप उदाहरण अगर देखें तो कैनरी द्वीप समूह
के ला पल्मा में कुम्ब्रे विएजा ज्वालामुखी रीस का हालिया विस्फोट अक्टूबर 2021 के अंत में शुरू हुई भूकंपीय झुंडों की एक श्रृंखला से पहले हुआ था। ठीक है, इसीलिए भूकंप झुंड ज्वालामुखी गतिविधि का संकेत हो सकते हैं, खासकर यदि वे सक्रिय ज्वालामुखियों के पास टेक्टोनिक प्लेट सीमाओं के साथ होते हैं। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर आपको प्लेट टेक्टोनिक्स के सारे रूल्स पता होने चाहिए, तो आपको ये प्रश्न सॉल्व करना थोड़ा आसान होगा। लेकिन यहाँ पे जो एग्जाम्पल दिया हुआ है इसको आप बिल्कुल मार्क करके रखिएगा, क्योंकि इससे भी डायरेक्ट क्वेश्चन बन सकता है जहाँ जहाँ मैंने मार्क किया है। चलिए देखते हैं आगे। अगला प्रश्न है दोस्तों, डिजिटल विज्ञापन नीति 2023 के बारे में। पारदर्शिता और दक्षता सुनिश्चित करने के लिए विज्ञापन दरें ग्राहक आधार और दर्शकों की संख्या से जुड़ी होंगी, जिनका निर्धारण प्रतिस्पर्धी बोली के माध्यम से किया जाएगा। विकल्प 2, OTT प्लेटफॉर्मों को न केवल नियमित कंटेंट के दौरान विज्ञापन देने के लिए बल्कि एम्बेडेड इन फिल्म विज्ञापनों, प्रचार या ब्रांडिंग गतिविधियों हेतु भी सूचीबद्ध किया जा सकता है। चलिए देखते हैं इसका सही आंसर क्या है। तो आप देखेंगे दोस्तों, तो यहाँ पे OTT प्लेटफॉर्म के बारे में बात की गई है। CBC सोशल मीडिया, OTT प्लेटफॉर्म, डिजिटल ऑडियो प्लेटफॉर्म, मोबाइल एप्लीकेशन और वेबसाइटों के माध्यम से विज्ञापन जारी कर सकता है। यह अनिवार्य करता है कि योजना के तहत आवेदन करने हेतु पात्रता के लिए वेबसाइट, मोबाइल ऐप, OTT प्लेटफॉर्म और डिजिटल ऑडियो प्लेटफॉर्मों को कम से कम 1 वर्ष पुराना होना चाहिए। उसके बाद ही आप एड्स के लिए आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ आप देखेंगे पारदर्शिता और सुनिश्चित करने के लिए विज्ञापन दरें ग्राहक यानी कि जो सब्सक्राइबर होते हैं उसका वो कितने हैं और दर्शकों की संख्या कितनी है, उस हिसाब से जो है एड्स के लिए बोलियां लगेंगी। ठीक है, तो बिल्कुल सही है कि जिस चैनल को ज़्यादा लोग देख रहे हैं वहाँ पे विज्ञापन थोड़ा ज़्यादा महंगा बिकेगा, है ना। और दूसरा आप देखेंगे दोस्तों, तो यहाँ पर सूचीबद्ध बिल्कुल किया जा सकता है, हम लोगों ने पहले ही देख लिया उस चीज़ को। बस क्या कंडीशन है कि 1 साल से उनको ज़्यादा होना चाहिए। ठीक है, 1 साल से उनको ज़्यादा होना चाहिए। बहुत महत्वपूर्ण संस्था और दोस्तों बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न भी है ये। राष्ट्रीय अंग और उत्तक प्रत्यारोपण संगठन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। ठीक है, इसको नोटो भी बोलते हैं। नोटो की स्थापना नई दिल्ली में स्थित स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय के तहत की गई है। ठीक है, विकल्प 2 है कि नोटो का राष्ट्रीय नेटवर्क प्रभाग देश में अंग एवं उत्तक दान तथा प्रत्यारोपण हेतु अंगों की खरीद, वितरण व रजिस्ट्री के लिए भी सभी भारतीय गतिविधियों के शीर्ष केंद्र के रूप में कार्य करता है। पर इसमें बताना कि कौन सा सही है और कौन सा सही नहीं है। तो इसमें सही नहीं है पूछा है, यानी गलत विकल्प कौन से हैं। तो आप देखेंगे तो पहला विकल्प जो था मंत्रालय की जिसमें बात की गई है, तो वो तो बिल्कुल सही है दोस्तों। ये बिल्कुल परिवार स्वास्थ्य कल्याण मंत्रालय के अंतर आता है। ठीक है, और दूसरा देखेंगे जहाँ बात की गई कि इसका जो राष्ट्रीय नेटवर्क है वो क्या करता है, पूरे देश में अंग एवं उत्तक दान के लिए, प्रत्यारोपण हेतु अंगों की खरीद, वितरण और रजिस्ट्री के लिए भारतीय गतिविधियों के शीर्ष केंद्र के रूप में कार्य करता है, यानी बहुत महत्वपूर्ण है। यानी यहाँ विकल्प 1 और 2 दोनों सही है, पर क्योंकि गलत पूछा गया है, सही नहीं का मतलब होता है गलत, तो आंसर होगा विकल्प डी, ना तो 1 ना तो 2। ठीक है दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही करते हैं इसको। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में हमारी करंट अफेयर्स की और टॉप 1000 जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है UPSC प्रीलिम्स 2024 के लिए, दोनों लाइव है, आप उनको देख सकते हैं। ठीक है, और जो भी आपके सुझाव हो आप कमेंट में बताइए। वीडियो पसंद आता है तो दोस्तों प्लीज़ लाइक करिएगा ताकि हम भी मोटिवेट रहें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिएगा। और बेहतर कंटेंट जैसे जैसे एग्ज़ाम पास आएगा हम लेकर के आएंगे। तब तक के लिए दोस्तों बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।